Hello everyone. Today we are going to discuss a new question. This is related to the emergency powers of Indian President. जो भारत के राष्ट्रपति हैं, तो उनको कुछ एक इमरजेंसी पावर्स भी दी गई है, कुछ एक उनकी आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। दो तरीके से उनकी पावर्स को बांटा गया है। एक वो पावर्स हैं जो जिस टाइम पे कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होती है भारत में, तो उस टाइम पे अलग पावर्स का वर्णन किया गया है। जिस टाइम पे देश में कोई आपात परिस्थिति पैदा होती है या होने की संभावना होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, देश के लोगों की सेफ्टी सुरक्षा के लिए को ध्यान में रखते हुए, तो कुछ इमरजेंसी पावर्स को भी, जो भारतीय संविधान का भाग 18 है, उसमें आर्टिकल 352 से 360 तक जो वर्णन किया गया है, जो प्रावधान है, वो राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर से रिलेटेड है। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन में जो पहली पावर है राष्ट्रपति की, तीन पावर्स मेन है, 352, 356 एंड 360। तो जो नेशनल इमरजेंसी जिसके तहत घोषित की जा सकती है, 352, उसका हम लोग इस क्वेश्चन में जिक्र करेंगे। तो जो 352 के लागू होने की, 352 जो जिस टाइम पे लागू होती है, तो उसके लिए जो कारण चाहिए होता है, जो बेस होता है, तो या तो कोई युद्ध जो हो वो हो जाए किसी देश के साथ हमारा, या फिर युद्ध होने की पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो ऐसी, या फिर कोई दूसरा देश कोई हमारे ऊपर अटैक कर दे, कोई विदेशी हमारे ऊपर किसी तरह का आक्रमण हो जाए, या फिर आक्रमण होने की संभावना हो, तो उस परिस्थिति में। और तीसरी परिस्थिति होती है आंतरिक सतह पर। जो पहली दो परिस्थितियां हैं, इसके आधार पर जो इमरजेंसी लगती है उसको बाह्य आपातकाल भी कहा जाता है। और तीसरी जो वजह है वो आंतरिक आपातकाल उसको कहा जाता है। देश के अंदर ही अगर इस तरह की कोई परिस्थिति पैदा हो जाए जिसमें सशस्त्र विद्रोह की स्थिति आ जाए, यानी एक ऐसा विद्रोह हो जाए या होने की संभावना हो जो हिंसात्मक हो, जो हिंसा के साथ हो, शस्त्रों का जिसमें प्रयोग हो, आर्म्ड जो है कोई रिबेलियन की स्थिति आ जाए, तो इस परिस्थिति में अब इसमें थोड़ा सा चेंज, ये जो इस टाइप ये तीन परिस्थितियां यदि होती है तो 352 को डिक्लेयर किया जा सकता है। इसमें थोड़ा चेंज भी किया गया है। जो मूल संविधान था उसमें सशस्त्र विद्रोह की जगह पर आंतरिक उपद्रव या गड़बड़ी, इस शब्द का प्रयोग था। तो बाद में 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा इस शब्द को चेंज कर दिया गया, और इसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। लागू होने की जो प्रक्रिया है, तो अगर इस तरह की ये जो ऊपर हमने बात करी, ये तीन परिस्थितियां यदि पैदा हो जाती है, तो राष्ट्रपति 352 को लागू कर सकता है। लागू अपने बिहाफ पे लागू नहीं करता है, केवल प्रधानमंत्री के कहने से लागू नहीं करता है। मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर भारत में 352 का प्रयोग हो सकता है। और ये जो 44वां संवैधानिक संशोधन है 1978 का, उसके तहत इमरजेंसी पावर से रिलेटेड काफी कुछ बदलाव किए गए हैं। वो इस वजह से किए गए थे क्योंकि उसमें कुछ एक फॉल्ट देखने को मिले। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसकी लागू होने की और इम्पैक्ट की, तो उसमें जो 44वां संवैधानिक संशोधन है उसका काफी एक अहम रोल है उन चीजों को सुधारने में। तो इसमें अकेले प्रधानमंत्री के कहे अनुसार नहीं, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति इमरजेंसी की जो डिक्लेरेशन है वो कर सकता है। उसके बाद है संसद के द्वारा स्वीकृति। जो संसद के द्वारा जो परमिशन है वो पहले, क्योंकि इसका जो टाइमिंग है वो 2 महीने की होती थी, बाद में 1978 में इसको भी चेंज किया गया था। तो अब 1 महीने में जो इंडिया की पार्लियामेंट है, एक बार यदि घोषणा को लागू कर दिया गया है तो वो 1 महीने तक लागू रह सकती है। उस 1 महीने के टाइमिंग में जो लोकसभा है या जो संसद के दोनों सदन है वो अलग अलग 2/3 विशेष बहुमत से उसको परमिशन देंगे। ये जो विशेष बहुमत जो होता है, विशेष बहुमत की का एक अलग प्रोसेस रहता है। इसमें जो भी सदन होता है, जिस भी सदन के विषय में बात कर रहे हैं हम लोग, या जो भी सदन परमिशन दे रहा है, लोकसभा दे रहा है या राज्यसभा दे रहा है, तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, तो इसको विशेष बहुमत कहते हैं। तो इस विशेष बहुमत के द्वारा 1 महीने में जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो यदि परमिशन इसको दे देती है, तो एक बार दी गई परमिशन को में फिर ये 6 महीने तक लागू रह सकती है। हम लोग दोबारा फिर रिपीट करते हैं, राष्ट्रपति जारी कर देता है, 1 महीने में पार्लियामेंट को उसको परमिशन देनी होती है। और उस दौरान यदि लोकसभा भंग हो चुकी है तो राज्यसभा परमिशन दे सकती है। अगर
राज्यसभा परमिशन दे देती है, तो बाद में जब भी नई लोकसभा का गठन होता है, तो उसको फिर 1 महीना मिलता है और वो 1 महीने में उसको अनुमोदन जो वो करना होता है। तो एक बार स्वीकृति यदि मिल जाती है संसद की, तो घोषणा 6 महीने तक रह सकती है। तो जो घोषणा की समय अवधि है वो एक बार में यदि उसको परमिशन मिल रही है तो 6 महीने है। ऐसे ही करके उसको 6-6 महीने के द्वारा उसको अनलिमिटेड टाइम तक आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है? घोषणा की समाप्ति के लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है और राज्यसभा की परमिशन की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इस तरह का कोई भी जो लोकसभा घोषणा की समाप्ति से संबंधित कोई जो रेज़ोल्यूशन है, कोई प्रस्ताव है, अगर संसद के सदस्य लाना चाहते हैं, तो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, उसका 10वां जो हिस्सा है, वो जो सदस्य हैं, वो या तो लोकसभा स्पीकर को वो कोई अपना प्रस्ताव दे सकते हैं और अगर उस टाइम पे लोकसभा भंग हो चुकी है, तो फिर वो राष्ट्रपति को इस तरह का कोई प्रस्ताव दे सकते हैं। तो उसके 14 दिन के अंदर तो इसको 352 की घोषणा को समाप्त करने के विषय में कोई बैठक, कोई चर्चा होनी ज़रूरी है उसके ऊपर, कोई संसद की कार्यवाही होनी ज़रूरी है। तो अगर उसमें उसके साधारण बहुमत में यदि पास हो जाता है 352 को हटाने का रेज़ोल्यूशन यदि पास हो जाता है, तो इस घोषणा को हटाया जा सकता है, तो उसमें विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। अब तक लागू हुई घोषणाएँ, अब तक जो घोषणा लागू हुई है, वो 3 बार हमने इमरजेंसी पावर्स का 352 का प्रयोग हुआ है भारत में। 2 बार तो प्रयोग हुआ है बाह्य आपातकाल का। बाह्य का आपातकाल में जैसा हम लोग पढ़ चुके 2 कारण होते हैं, या तो युद्ध हो जाए हमारा किसी देश के साथ या फिर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए। तो 2 तो इस टाइप की रही हैं। तीसरी जो है वो आंतरिक आपातकाल से रिलेटेड है, यानी इंटरनल जो सिचुएशन है हमारी खराब हुई, तो उसको बेस बना के इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया। तो जो बाह्य आक्रमण है पहली बार अक्टूबर 1962 में जब चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया, तो 352 को जो है इसको इसकी घोषणा करनी पड़ी, इमरजेंसी लागू हो गई। उसके बाद ये घोषणा हुई है दिसंबर 1971 में, जब पाकिस्तान के साथ हमारा जो वॉर हुआ। 1965 में भी हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, लेकिन ये घोषणा जो 1962 वाली घोषणा है, वो 1968 तक चली है, जनवरी 1968 तक रही है वो। तो इस वजह से अलग से कोई उसको घोषणा को परमिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है? नेक्स्ट है 1971 में इस घोषणा को जो है दोबारा से इसको लागू किया, दूसरी बार इसको लागू किया गया। उसके बाद फिर 1975 में जिस टाइम पे इंदिरा प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने आंतरिक जो आपातकाल है उसकी घोषणा करी। बाह्य आपातकाल की नहीं, आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई और आंतरिक उपद्रव या गड़बड़ी जो शब्द उस टाइम पे होता था, तो बाद में उसको जैसे 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा उसको सुधारा गया। तो उसके आधार पर भारत में ये 3 बार घोषणाएँ, और जो दूसरी और तीसरी जो इमरजेंसी है 352 वाली, तो उस उनको समाप्त किया गया है फिर जाके 1977 में, मार्च 1977 में उनको समाप्त किया गया है। ओके, तो अब तक 3 बार इसको जारी किया गया है। एक और अहम बात है इसमें, जस्टिसिएबल भी है, यानी जो इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाती है 352 के तहत, तो वो कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है अगर ऐसा लगता है कि वो कोई विदाउट कोई इल्लीगल कोई बेस के ऊपर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसी बेस के ऊपर अगर उसको जारी किया गया है, कोई उसको पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जारी किया गया है। तो अगर कोई किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है, संवैधानिक प्रावधान का बेस यदि सही नहीं चूज़ हो रहा है उस टाइम पे, तो किसी को वो उन वजहों के आधार पर उसको लीगली जो हो चैलेंज किया जा सकता है। तो ये इट इज़ जस्टिसिएबल, ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं घोषणा के प्रभाव, यानी जब 352 लागू हो जाता है, तो 352 लागू होने के बाद की जो परिस्थितियाँ हैं, वो क्या-क्या रहती हैं? क्या इम्पैक्ट पड़ता है भारत में? तो पहला है संपूर्ण देश का शासन राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। एक स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग आती है कि भारत का राष्ट्रपति कलम के एक झटके से शासन का स्वरूप परिवर्तित कर सकता है। तो ये जो स्वरूप परिवर्तित होता है, तो ये संघात्मक से एकात्मक में जो परिवर्तन होता है भारत की राजनीति की व्यवस्था का के स्वरूप का, तो ये 352 जिस टाइम पे लागू होती है, उस टाइम पे ऐसा होता है। और जो भी प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, जो वैधानिक शक्तियाँ हैं, जो पूरा भारत है या किसी हिस्से में, जिस भी हिस्से में वो लागू हुई की गई है नेशनल इमरजेंसी को,
तो उस हिस्से की पूरी कंट्रोलिंग राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है, या फिर ये कह लीजिए कि केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो अपनी मर्जी से तो ज़्यादा कुछ करता नहीं है। तो इस वजह से जो संपूर्ण देश का जो शासन है वो राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। राज्य सूची के विषयों पर संसद का नियंत्रण। जो राज्य सूची के विषय हैं, यदि साधारण परिस्थितियां होती हैं, तो उन परिस्थितियों में तो राज्य सूची के विषयों के ऊपर जो राज्य की विधानमंडल है, एक सदन है या दो सदन है, तो उनको कानून बनाने का राइट होता है। लेकिन यदि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हो गई है, तो राज्य सूची के विषयों के ऊपर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान रहे, जो भी राज्य की सरकार है और जो वहाँ की विधानसभा है, उनको भंग नहीं किया जाता है, उनको निलंबित नहीं किया जाता, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता है, वो 356 में होता है। इसमें उनको सस्पेंड किए बगैर उनकी जो पावर है उसका प्रयोग पार्लियामेंट को मिल जाता है। ओके, मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। आर्टिकल जो 358 और 359 है, इनके तहत जो राष्ट्रपति है वो आदेश जारी करता है, और उस आदेश के द्वारा आर्टिकल 358 के तहत जो आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं भारत के नागरिकों को, वो सस्पेंड हो जाती हैं। सस्पेंड होने का मतलब ये है कि यदि अ, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो उस पे लिमिटेशंस गवर्नमेंट लगा सकती है, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो आर्टिकल 359 है, उसके तहत जो राष्ट्रपति है, वो अन्य जो मौलिक अधिकार है, या पर्टिकुलर जैसे जो अ, आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है लागू होने के लिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो अधिक मौलिक अधिकार है, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के को लेने के लिए कोर्ट जाने का जो राइट है, वो रास्ता बंद हो जाता है। तो इसमें आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है, ये भी नोट करें। आर्टिकल 20 और 21 जो है, वो अहम है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। व्यक्तिगत और जो अपराधों के दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण का अधिकार है, या फिर जो आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, तो उनको जो है सस्पेंड इस सिचुएशन में नहीं किया जाता है। और ये 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा ही इस तरह की व्यवस्था की गई। इससे पहले जो रिटर्न में इस तरह का प्रावधान नहीं होता था। राष्ट्रपति को संघ और राज्यों में राजस्व परिवर्तन का अधिकार, यानी जो स्टेट और जो सेंटर है उसके जो आपसी रिलेशन है, तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है अगर 352 लागू होती है तो। 352 लागू होने में जो फाइनेंशियल रिलेशंस है, क्योंकि हम लोग वैधानिक और प्रशासन की तो बात ऊपर कर चुके, तो जो तीसरी टाइप है स्टेट एंड सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप की, तो उसमें जो फाइनेंशियल रिलेशंस है, उनमें भी परिवर्तन राष्ट्रपति कर सकता है। यानी जो राजस्व का बंटवारा है, कितना हिस्सा जो हो वो केंद्र का है, कितना हिस्सा स्टेट का है, तो इसमें जो स्टेट का हिस्सा उसको कम किया जा सकता है, उसको समाप्त भी किया जा सकता है। तो उसमें बहुत सारी और भी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जो पार्लियामेंट है उसके लगाव के टेबल के ऊपर भी वो चीज़ें जाती हैं बाद में, राष्ट्रपति के जो आदेश हैं इसके रिगार्डिंग। तो उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। ओके, संसद के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है, और केवल संसद ही नहीं, जो संसद यदि चाहे तो राज्यों के विधानसभाएं जो है उनका कार्यकाल में भी वृद्धि हो सकती है इस सिचुएशन में। तो संसद के कार्यकाल में वृद्धि हो सकती है। जनरली जो पार्लियामेंट का टेन्यूर होता है वो 5 ईयर का होता है, 5 साल का होता है। 352 जिस टाइम पे लागू होती है, तो वो कार्यकाल एक टाइम में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ऐसा किया भी गया है। जो आंतरिक आपातकाल जिस टाइम पे लागू था, 1975 से 1977 तक, तो उस टाइम पे जो 5वीं लोकसभा थी, उसका कार्यकाल बढ़ाया गया था। तो उसका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। हालाँकि दोनों बार का वो पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाया, बट बढ़ाया ज़रूर गया था 2 बार उस टाइम पे, तो ऐसा किया जा सकता है। ओके। तो ये कुछ एक प्रावधान थे आर्टिकल 352 से रिलेटेड। इमरजेंसी पावर से रिलेटेड बड़ी व्यापक जो है वो डिटेल्ड में मैटर होता है। तो हम लोग लिमिटेड, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है, तो इस वजह से हमने सीमित समय में जो भी महत्वपूर्ण विषय थे, महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस थे, जो प्रोसेस थे, जो इसके इम्पैक्ट से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस थे, उसके ऊपर हमने डिस्कस करने की कोशिश करी। ओके, थैंक यू।